is independent of what? Property of solute. सर हाँ बोलो। सर ये सॉल्यूशंस चैप्टर के सर पिछले लेक्चर बचे हैं वो डाल दीजिएगा यूट्यूब पे। क्यों, तू देखा नहीं है क्या? क्लास नहीं किया था सर नए लेक्चर कहाँ? क्या? सर वो बीच में मेरा कहीं पे सर आधा बीच का ऐसे नोट्स छूटे हुए वो बनाने थे इसके। नोट्स बनाने हैं तो किसी से लेके बना ले, उसके लिए लेक्चर करेगा, कितना टाइम वेस्ट होगा पता है तेरे? चलो ठीक है, मैं डाल तो दूंगा ही, लेकिन यार देखो वही है ना कि डालता हूँ तब वो जब टाइम वाइम मिलता है मेरे पास, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है मैं डाल तो दूंगा। ठीक है चलो आगे बात करते हैं। इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है ना? देखो जो आपका जो केबी होता है ना, ठीक है ना, वो आपका जिसको अपन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो आपको जो होता है वो सिर्फ किस पे डिपेंडेंट होता है बोलो? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड होता है। और केबी का जो फॉर्मूला होता है वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, आर टी बी स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज आर टी बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, बेसिकली ये एम क्या है, व्हाट इज एम? तो एम इज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो क्या होता है? ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, बोलो, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम, मतलब कि अगर स्टेट चेंज हो रहा होता है तो क्या होता है कि it is the amount of heat required to change the state of 1 gram of substance from vapor to liquid to vapor। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर मान लो इसमें टोटल लिक्विड से वेपर जाने में डेल्टा एच लग रहा है और टोटल सब्सटेंस का मास एम है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास है, तो पर ग्राम कितना हो जाएगा? डेल्टा एच बाई एम। इसीलिए हम डेल्टा एच बाई एम को एल से रिप्लेस कर देते हैं। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, दोनों फॉर्म में याद रखिएगा, ताकि आपको जिस भी फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन में उस फॉर्म में आप आंसर निकाल सको। ठीक है, तो आप अब देख रहे होगे कि यहाँ पे जब कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी, वो किसकी चर्चा नहीं करती बोलो? सॉल्यूट की चर्चा नहीं करती। आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। और ये आपको किस में लेना है बेटा बोलो? बताइए होगा, केल्विन में लेना है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? ठीक है, बोलो। केबी आपको पता ही है क्या है? केबी तो आपको मालूम है ना, केबी इज, बोलो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, या फिर बोलो क्या बोलते हैं इसको? बोलो, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। ओके, डेल्टा एच इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ठीक है, एट द बॉइलिंग पॉइंट, एंड m is molecular mass, L vaporization is latent heat of vaporization, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो कहीं भी इस चीज की चर्चा नहीं है कि सॉल्यूट कौन सा है। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, ठीक है ना? यस है, ओके, एक सेकंड बेटा।
हाँ बेटा, वो डेल्टा एच क्या लिखा? डेल्टा एच लिखा है कि लिक्विड से गैस जो चेंज हो रहा है ना, ठीक है, तो लिक्विड से गैस जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है उसको गैस चेंज होने में जो चेंज इन इंथैल्पी होगी, दैट इज डेल्टा एच। ओके, ठीक है ना, आर तो आप जानते हो जी सर। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, नाउ आगे बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट इज, ठीक है, यूनिट ऑफ के, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज यूनिट ऑफ के बी, यूनिट ऑफ के बी, ठीक है, और यही यूनिट हम यहाँ भी यूज करेंगे इस फॉर्मूला में। तो केबी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बेटा? तो केबी कैन बी डिफाइंड एज डेल्टा टीबी बाय, बोलो, मोलैलिटी, लिख सकते हैं ना इसको, ठीक है। अब डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा, बोलो, ऑब्वियसली केल्विन। और मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है बताओ? मोल्स पर केजी होता है ना, ठीक है, तो ये केजी ऊपर चला जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? केल्विन केजी पर मोल। कोई दिक्कत? बोलिए बेटा, किसी कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलो, ठीक है। अब एक सवाल देते हैं बेटा, सवाल देना जरूरी है, ठीक है। सवाल देते हैं, आप लोग बनाइए। एक एक नॉर्मल सवाल देते हैं और एक ठीक ठाक सवाल देते हैं, ठीक है। पहला सवाल है कैलकुलेट, सर थोड़ा कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर if latent heat of vaporization of water is 540 calorie per gram, 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, एंड टीबी इज 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पहला सवाल। दूसरा सवाल, ठीक है, क्वेश्चन 2 इज a solution of 122 gram of benzoic acid, second, acid is 1000 gram of benzene in 1000 gram, ये in है, in 1000 gram of benzene shows a boiling point elevation का मतलब जानते हो ना, बढ़ जाना, मतलब जैसे मान लो सॉल्वेंट का 100 है, मान लो प्योर वाटर है सॉल्वेंट, तो 100 से कितना हो गया, वो हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 1.4 डिग्री। और मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपसे वाटर के बारे में ही पूछा जाएगा। एज्यूमिंग दैट solute is डाइमराइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा? दो मॉलिक्यूल का एक हो जाना, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, ठीक है, 80% at 80% at 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कैलकुलेट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन given molar enthalpy of vaporization of benzene is 7.8 kilocalorie
पर मोल। ठीक है, बनाइए फटाफट, दोनों क्वेश्चन बनाइए। आपको टोटल में 3 2 5 7 मिनट का टाइम देता हूँ दोनों क्वेश्चन बनाने के लिए। हम लोग 6:34 में डिस्कस करेंगे, सॉरी 6:35 में, 7 मिनट होंगे।
ये देखो ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, इसको इग्नोर कीजिएगा, बस यहीं तक। क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। ठीक है बेटा, शुरू करें। 3 लोगों ने ही आंसर भेजा है। बेटा पहला क्वेश्चन तो आसान था, इसका तो सबको भेजना चाहिए था। पहला क्वेश्चन में क्यों दिक्कत हो रहा है बेटा? क्या अच्छा क्वेश्चन, कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज गिवन इतना और टीवी इज गिवन इतना। कोई दिक्कत नहीं। केबी इज इक्वल टू क्या होता है बताओ? आर टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू एल। अब आपको जिसमें देखो, यहाँ पे देखो ध्यान दीजिएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरी में दिया हुआ है, तो आप आरबी किस में पुट करें? बोलो, कैलोरी में ही पुट करें। समझ में आ रही है? ठीक है, 0.08 मत डाल दीजिएगा। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि जो रिलेटेड वैल्यू है उसके साथ वो किस में है। तो यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरी में दिया हुआ है, तो ऑफ कोर्स इसके साथ ये कैंसिल आउट करना होगा, तुम करोगे तुम तो सारे का यूनिट तो होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन यूनिट जानी चाहिए। तो आर का यूनिट अपन कैलोरी में पुट करेंगे 2 into boiling point of water is, boiling point of solvent, boiling point of water is 100, that is 373 divide by 1000 into latent heat of vaporization of water is what? 5 calorie, 540 calorie per gram। आ रही बात समझ में? ये पर ग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, ठीक है, तो आपको ये चीज पकड़ना पड़ेगा कि हमको जो है हाँ 2 into 373 आ गया। ठीक है,
ओके, तो यहां से आपका मोल्स पर सर 373 का स्क्वायर आएगा ना, कितना आ रहा है सर? हाँ सॉरी, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 373 का स्क्वायर। वही मैं सोच रहा था, यहाँ तो स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके बताओ, तो लाया आंसर 0.5। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी? नो ठीक है ना, सो ये इसकी आंसर होगी। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, ये किसकी यूनिट होती है बोलो, केबी की यूनिट होती है। ओके, तो इस चीज का यूनिट का ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट इज आंसर 2। ये थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा है। सर ऊपर वाले में वो मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास नहीं लिया क्या आपने? नहीं, लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि आपको यहाँ पे तो ये दिया हुआ है ना, एल दे दिया है ना डायरेक्ट। बेटा ये देखो ना, ये दो फॉर्मूला डेल्टा एच बाई एम एल होता है, तो एल की वैल्यू दी हुई है ना, तो मॉलिक्यूलर मास लेने की फिर क्या जरूरत है? समझ आया? ये सर समझ आ गया। ठीक है, अब कुछ कुछ बच्चों को मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहाँ पे अपन ने तो जो 540 लिया था, ठीक है, ये 540 किस में, ग्राम में, तो यहाँ यूनिट में फाइनली केजी कैसे आ गया? आ रही बात समझ में? तो यहाँ जो ये एल है, ये बेसिकली क्या है बोलो, डेल्टा एच बाई एम है ना, डेल्टा एच और ऊपर एम। तो ये जो एम आ रहा था ग्राम में, उसको अपन ने 1000 से डिवाइड तो किया है ना, ताकि वो केजी में कन्वर्ट हो जाए। समझ आया सबको? अरे ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको इजी क्वेश्चन में भी ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है ना, कभी कभी इजी क्वेश्चन देके भी फंसा सकता है लोगों को यूनिट में। ठीक है ना, यहाँ ग्राम है, ठीक है, तो फाइनल यूनिट में केजी कैसे आ गया? तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो ग्राम यहाँ पे दिया हुआ कैलोरी पर ग्राम, तो ये कैलोरी नीचे आ गया, पर ग्राम ऊपर, तो ये ग्राम जो दिया हुआ था उसको 1000 से डिवाइड किया है, तो क्या आ जाएगा बोलो फाइनली, बोलो केजी आएगा। अरे ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, ग्राम को 1000 से डिवाइड किया, केजी। ठीक, कोई डाउट है किसी को? अरे बोलो, आगे बढ़ जाऊं? नो सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज अ सॉल्यूशन ऑफ 122 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आपका जो मास ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, ये आपको है कितना बोलो, 122 ग्राम। जो आपका सॉल्यूट क्या है आपको, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है, ओके, इन 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम, और सॉल्वेंट आपका क्या है, बेंजीन है। ठीक है, बोल क्या रहा है, shows a boiling point elevation of, shows a boiling point elevation of, बोलो 1.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टी भी आपको कितना दिया हुआ है, 1.4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, टी फाइनल, या आप बोल सकते हो हाँ कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इज, बोलो कितना हो जाएगा, 1.4 डिग्री। समझ में आ रही है? मतलब बेसिकली टी फाइनल क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टी इनिशियल क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। आ रही बात समझ में ना, टी इनिशियल सॉल्वेंट था, उसमें आपने सॉल्यूट डाला, भर के कितना हो गया, बोलो बोलो टी एफ हो गया, दैट इज द क्या नाम है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड टी आई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। assuming that solute is dimerized to the extent of 80%, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 80% हो रहा है डाइमराइजेशन, मतलब 0.8। ठीक है, अब बेसिकली देखो डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो बेंजोइक एसिड है, इसको जब आप बेंजीन में डालते हो, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, डाइमराइज मतलब इसके दो मॉलिक्यूल्स एक हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं बोलो, एक हो जाते हैं। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत? अरे बोलो। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर डाइमराइज टू एन एक्सटेंट ऑफ 80% मतलब? अरे मतलब 80% जैसे 100 मॉलिक्यूल लिया तो उसका 80 मॉलिक्यूल जो है सो डाइमराइज हो गया, मतलब वही तो होता है ना अल्फा। अरे अरे
सिखाया था कि जैसे Na है उससे AN बना, ठीक है। तो मान लेते हैं कि बीटा इसका जो है सो बीटा मॉलिक्यूल अगर 1 माइनस बीटा, अगर मान ले कि इसका बीटा मॉलिक्यूल अगर इससे निकला है तो ये कितना हो जाएगा, बीटा बाई N बनेगा। अरे बोला था ना, यस सर। समझ आया? नहीं आया? तो ये एक्सटेंट है ना, ये बीटा कितने मॉलिक्यूल से इसको से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो अल्फा बीटा पढ़ाया था। देखो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है फिर। चलो ठीक है, तो अल्फा बोल लो या बीटा बोल लो आप, ठीक है ना, जिसके फॉर्म में आपको सिखाया था। ठीक है, तो ये हो गया डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये आपको क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है बेटा। चलो तो ये आपका आ गया अल्फा। और कुछ दिया है, कैलकुलेट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का आपको निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। इफ गिवन मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज 7.8 केल्विन कैलोरी पर मोल, ठीक है। देखो कैलोरी में दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो आर का वैल्यू आपको 2 लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ डेल्टा एच ऑफ व्हाट, बेंजीन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 7.8 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए निकालना क्या है आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन अगर निकालना है, बेंजीन सॉल्वेंट है, तो मतलब कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है बेटा, बताओ, के बी इंटू एम। क्योंकि यहाँ टाइम क्या हो रहा है बोलो, यहाँ पे आपको आई लगेगा। क्यों लगेगा आई? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, मॉलिक्यूल एसोसिएट हो रहा है, तो इंटू आई करेंगे। समझ आया? अरे बोलो, डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस टी आई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो टी आई है, ये जो टी आई है, यही आपका क्या है, अरे बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, क्योंकि ये सॉल्वेंट है। और इसमें जब बेंजोइक एसिड डाले तो बढ़ के कितना हो गया, बोलो टीएफ हो गया। कोई दिक्कत है किसी को? अरे बताइए, कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं है ना, ठीक है। इजिकल टू के बी इंटू मोलैलिटी कितना आ जाएगा बेटा, बताओ। बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजोइक एसिड सॉल्यूट है, बेंजोइक एसिड, दिस इज बेंजोइक एसिड। इसका जल्दी से बताओ क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना आएगा, C6H5COOH। इसका बताइए मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 12 और ये 13, 13 6 78 प्लस 32 प्लस 6 कितना आ रहा है बताओ, 110 प्लस 6 दैट इज 116। बेटा आप लोग से पहले मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। आप लोगों का कैलकुलेशन मेरे से फास्ट होना चाहिए, ठीक है। 116 इंटू 116 ये हो गया, सॉरी 116 नहीं आएगा। तो मोलैलिटी क्या होती है बेटा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय बोलो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके कितने हो जाएंगे बताओ, गिवन मास इज 122 डिवाइड बाय मोलर मास इज 116। सही बनाया ना, एक बार चेक करना है इसको। 6 और 1 7, 122 आ रहा है। 122 आ रहा है, 6 और 1 7, 7 12, अच्छा सॉरी 12 था ना, मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 13 12 7 जा 84 आएगा, 84 प्लस 32 इज बोलो 116 प्लस 6 इज 122, ठीक है। तो ये हो गया आपको नीचे भी 120। वही मैं सोच रहा था कि ऐसा घटिया नंबर तो देना नहीं चाहिए कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो ये आके आपको 122, ठीक है, इनटू आई। आई के लिए हम फॉर्मूला क्या डालेंगे बताओ, फॉर्मूला सिखाया था ना, अरे बोलो क्या फॉर्मूला था, 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई एन इंटू बोलो अल्फा या बीटा, जो भी तुमको बोलना है, अरे है ना, ठीक है। जो आपको क्या है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। एन की वैल्यू क्या होगी बेटा बोलो 2। देखो दो मॉलिक्यूल डायमराइज हो रहा है, तो मैंने क्या बोला था, जितने मॉलिक्यूल्स डायमराइज होंगे या जितने मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे वही एन की वैल्यू होती है। तो यहाँ से एन का वैल्यू आप क्या लोगे बोलो 2, और अल्फा कितना हो जाएगा 0.8, डालो वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा आपको टी एफ माइनस टी आई इजिकल टू के बी इंटू, ये तो कट गया, ठीक है, डिवाइड बाय केजी ऑफ सॉल्वेंट था, तो केजी ऑफ सॉल्वेंट 1000
ग्राम है तो इसको मैं डायरेक्ट 1 लिख देता हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटू 1 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू 0.8, ठीक है। एकदम मैं स्टेप वाइज सॉल्व कर रहा हूँ। तो TF माइनस TI इज इक्वल टू, हाँ बोलो क्या 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 सर वो I का वैल्यू 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस n हाँ बीटा और हाँ अल्फा। हाँ, तो गलत लिखा है, सही है ना? वो 1 माइनस सॉरी सर सॉरी सॉरी, I का उल्टा लिख वैल्यू दिया। 1 हाँ हाँ, 1 प्लस minus 1 बाई 1 n n माइनस 1 होगा, 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू, और ये टोटल में जाएगा कितने से इंटू हो जाएगा, इसको इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, ये 1 1 हटाते हैं और डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, बोलो। इसको मैंने छोटा डेरिवेशन किया था ना इसका, कहाँ गया? 1 बाई बेंट ऑफ फैक्टर कितना आया था, ये आया था 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू बीटा, हाँ सर ये पुट किया, यही था छोटा वाला डेरिवेशन। वन प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बेटा, बोलो। 1 प्लस 1 बाई n माइनस 1 इंटू बीटा, ठीक है, या अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 0.8, यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर बताओ, 1 बाई 2 माइनस 1 इज, बोलो कितना हो जाएगा, -1/2 है ना, और -1/2 इंटू 0.8 इज -1/2 इंटू 0.8, सो दिस इज 0.4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस 0.4, है ना बेटा। तो यहाँ से आपका आ गया TF माइनस TI इज इक्वल टू KB इंटू 0.1 माइनस 0.4 इज 0.6, एंड ये आपको 1.4 के इक्वल है, अगर आप ध्यान दो ऊपर में तो, है ना। अपने क्वेश्चन में क्या दिया था कि डेल्टा टीवी कितने के इक्वल है, बोलो 1.4 के। तो ये पॉइंट अपन याद रखेंगे। अब देखो मेरे को चाहिए ये TI चाहिए, ठीक है, ओके। तो उसके लिए मुझे ये भी जानना पड़ेगा, अब अगर मुझे किसी तरह से अगर ये TF मिल जाए, अगर ये TF मिल जाए, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। और कुछ वैल्यू दी हुई है क्या, केबी वेबी कुछ नहीं दी है, ठीक है। तो एक रिलेशन अपने पास TF और KB के बीच में, मतलब ये दोनों को अपने को सल्टाना होगा किसी भी तरह से, ठीक है, तभी आपको वैल्यू आज आ पाएगा, है ना। ओके, क्योंकि TF माइनस TI में मेरे को TI चाहिए, ठीक है, और TI के लिए मेरे को TF का वैल्यू चाहिए, एटलीस्ट TF की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये इक्वेशन भी इक्वेट कर सकता हूँ, है ना, ये इक्वेशन मैं इक्वेट कर सकता हूँ, तो मेरे को TF की वैल्यू मिल जाएगी, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो TF इज सॉल्वेंट, मतलब कि TI इज व्हाट, सॉल्वेंट। TI आपको क्या है, सॉल्वेंट, है ना, और TF आपका क्या था, ये फाइनल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो अपन TI के लिए KB इज इक्वल टू लिख सकते हैं RTB, यही आपको TI है का स्क्वायर डिवाइड बाय इनटू M मोलर मास डिवाइड बाय 1000 इनटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अपने को जो यहाँ वैल्यू दे रखी है वो डेल्टा H की दे रखी है, ना कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की किलो कैलोरी में, ठीक है। तो अपन यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपकी हो जाएगी केबी का वैल्यू अपन कितना पुट कर सकते हैं यहाँ पे, बताओ। 1.4 बाई 0.6 पुट कर सकते हैं, बताओ, ये दोनों इक्वेशन से, अरे बोलो, खट पुट कर सकते हैं ना, ठीक है, इज इक्वल टू आर अपन Yes, sir. क्यों लेंगे, क्योंकि अपने को कैलोरी में दिया हुआ डेल्टा एच इंटू TI का स्क्वायर इंटू M, ठीक है। तो बेसिकली अपना जो ये सॉल्व करने का फायदा ये हुआ, यहाँ से नहीं,
अपना ये वाला चीज का वैल्यू अपने को मिल गया ना, ये मेन था, ठीक है। ये तो अपने को टीएफ का वैल्यू तो पता लगेगा ही ये इक्वेशन से, मतलब कि अपने को क्या करना पड़ेगा बोलो, यहाँ से केबी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आपका क्या था, बेंजीन, ठीक है, इसी का निकालना था। बेंजीन का मोलर मास कितना होता है, C6H6, दैट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो 12 6 72 प्लस 8 78। यहाँ पे अपन डालेंगे 78 डिवाइड बाई बोलो 1000 इंटू, अब डेल्टा एच वेपोराइजेशन की जो वैल्यू है दैट इज 7.8 किलो कैलोरी। अब मेरे को तो इसको क्या चाहिए, कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये किलो में दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 7.8 इंटू बोलो 1000। समझ में आया, अरे बोलो, सबको क्लियर है? क्वेश्चन टफ नहीं है अगर आप देखो तो, पहला बार इस फॉर्मूला में पुट करना है, दूसरा बार इस फॉर्मूला में, और कुछ करना ही नहीं, कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। सब काटना फाटना शुरू करो, 10, ठीक है, और कुछ कट रहा है नहीं, तो टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.4 इंटू 1000 का स्क्वायर। मैं यहाँ पे स्क्वायर इसीलिए सॉल्व रखना चाहता हूँ क्योंकि इससे फायदा मुझे क्या होगा कि फाइनली मुझे स्क्वायर रूट लेने में दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हो पर्पस क्या है, इसलिए मैंने ये काटा नहीं, ये जीरो मैंने काटा नहीं 10 से, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है और यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है, तो मुझे फाइनली क्या करना है बोलो, स्क्वायर रूट निकालना है। अरे ठीक है, समझ में आया सबको पर्पस। 0.6 इंटू 2 इंटू 10, देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, मे बी कुछ छूट भी सकता है। तो ये आपको कितना हो जाएगा बेटा बताओ, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 2 12 इंटू 10, ये 6 से 6 हो गया, ये इंटू 2 गया, तो ये आपको हो गया 1.4 इंटू 1000 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 इंटू 2 दैट इज 12, ठीक है। सो यहाँ से कुछ हो सकता है क्या, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ये पचड़ा हो गया। अच्छा अपने टीवी की टीआई का वैल्यू, अच्छा ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको फिर, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा, करो सॉल्व, कैलकुलेटर से ही करके बता दो इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 1.4/12 का वैल्यू, अरे जल्दी बताओ यार, कितना टाइम लगता है, मैं निकालूं क्या, रुको 1.4 डिवाइड बाई 12 0.116, 0.34 आ रहा है, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट आ रहा है 0.34, तो टी आई आपको कितना हो जाएगा 0.34 इंटू 1000, तो ये आपको हो गया 340 केल्विन। ओके, कोई दिक्कत है किसी को, अरे बोलिए। नो चलो सही है, भाई 0.6 ही लिए है ना, हाँ सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलो तो ये अपने को हो गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो अपने को इस पार्ट की बस जरूरत थी, इसका वैल्यू पुट करना था अपने को, हाँ सही, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि क्वेश्चन जो है कुछ खास टफ बोलो नहीं था, ठीक है, इट वाज ऑन ए इजियर साइड, ठीक है। एक और सवाल दे दूं फिर कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दूंगा, नहीं तो फिर अगला टॉपिक करूंगा, जल्दी बोलिए। सर हाँ Got ओके, 1 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन बनाइए फिर ऑफ यूरिया, अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए अच्छे से, ठीक है, सारे फॉर्मूलेज यूज हो जाए, ठीक है। ऑफ यूरिया हैविंग डेंसिटी
having density is equal to 1.060, ठीक है, ग्राम पर ml is found to have delta TV is equal to 0.5 degrees Celsius. If temperature of this solution is increases to 101.5 degrees Celsius, then calculate amount of water which must have gone in vapor state up to this point given kV is equal to 0.5 Kelvin kg per mole for water, ठीक है। अब याद रखिएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया नहीं रहेगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप एज्यूम कर सकते हैं, आपको पता है वो चीज, ठीक है। इसको बनाने के लिए मैं टोटल आपको 4 मिनट देता हूँ क्योंकि मुझे आगे ही बढ़ना है, चलो 5 मिनट ले लो, ठीक है। 7-4 में अपन डिस्कस करेंगे, आज ये चैप्टर खत्म होना चाहिए। सारे लोग चैट में आंसर भेजो।
हाँ बेटा, हो गया? बोलो। आंसर एक ही आया है, सुरजीत का। चलो मैं बना दूं? अरे भाई बोलिए। यस सर, थोड़ा कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोला है, 1 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए क्या क्या डाटा है। 1 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम 1 लीटर है एंड डेंसिटी 1.060। मतलब कि भाई आपको मास तो सॉल्यूशन का पता लग ही गया। ठीक है, इस देखो अब क्या है इसमें, मतलब डायरेक्ट मास नहीं देकर क्या किया, आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दे दिया है। तो छोटी छोटी चीजें है ना। आप देखो कि आप फाइनल जब फॉर्मूला, मतलब जो भी चीज फाइनल फॉर्मूला आपको लगाना है उसमें क्या चीज मिसिंग है, बस उसको मतलब कि पुट करना है बस एक एक करके चीजों को। और डेल्टा टी भी आपको दे रखा है। ठीक है, इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस टू 101, मतलब कि 101 पॉइंट, एक सेकेंड रुको। अच्छा, डेल्टा टी भी दे रखा है 0.5 और सॉल्यूशन का बोला है टेम्परेचर 101.5 दे दिया है। मतलब कि यहाँ पे आपको जो बॉइलिंग पॉइंट लेना है वो कितना लेना है बोलो, 101 डिग्री सेल्सियस लेना है। समझ आ रहा है, यहाँ पे 100 नहीं लेना है। देखो डेल्टा वी टीवी दिया है 0.5, ठीक है, और ये दे दिया आपको वॉल्यूम, बोला है कि फाइनल वॉल्यूम के फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाता है सॉल्यूशन का, 101.5। तो अगर 0.5 का इंक्रीज और 101.5 फाइनल है तो इनिशियल ऑब्वियसली 101 होगा। देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच मस्ट हैव गॉन इन वेपर स्टेट अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितना जो वाटर है वो आपको वेपर स्टेट में चला गया है अप टू दिस पॉइंट। ठीक है, ये आपको सवाल है। ओके चलो, तो बेसिकली अगर मैं ये फाइंड कर लूं, मतलब मेरे को क्या समझ में आ रहा है इससे कि मतलब वेपर का मेरे को अमाउंट, मतलब कितना निकला है वाटर से, ये मेरे को पता करना है ना। तो मतलब कि क्या होगा, क्या हो सकता है ये चीज। तो देखो बेसिकली है क्या कि जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है, सोचना कैसे है क्वेश्चन, जो मैं सोच रहा हूँ पहली बार मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जैसे मान लो ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर आपने ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूशन बना दिया। ठीक है, अब इसके बाद जो है सो इसमें से सर कुछ, अभी कुछ इसकी मोलैलिटी होगी। अब इसमें से क्या हुआ कि वाटर उड़ गया है, वाटर उड़ के गैस बन गया है, सॉल्वेंट उड़ के गैस बन गया है। ठीक है, तो अब बेसिकली इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी बोलो, घट जाएगी। तो अगर मेरे को किसी भी तरह से फाइनल और इनिशियल मोलैलिटी पता लग जाए तो अपना काम हो जाएगा, पता लग जाएगा ना उससे कितना गया कितना निकला। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे ठीक है, तो हम कुछ इस टाइप से कोशिश करते हैं इसको अप्रोच करने की। ठीक है, अब क्या क्या डाटा अपने पास दिया होगा, अपने पास डेल्टा टीवी है 0.5 डिग्री, ठीक है 0.5, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 liter and density of solution is 1.060 ग्राम पर ml। ठीक है, यूरिया का सॉल्यूशन है, सॉल्यूट क्या है आपका, यूरिया है, और वाटर आपका सॉल्वेंट है। देन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच मस्ट हैव गॉन इन वेपर स्टेट। केवी की वैल्यू भी दे रखी है आपको, दैट इज 0.5 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो सॉरी एक मैं सॉरी कुछ मिस कर गया शायद यहाँ पे। ठीक है, आपको बोला है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर विच मस्ट हैव गॉन इन वेपर स्टेट। ठीक है, वेपर स्टेट में निकालना है। अब इनिशियली तो आपका ये प्योर सॉल्वेंट है ना, और इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा जो आपको क्या हुआ होगा फाइनली बोलो, घट गया होगा। ठीक है, ओके ठीक है, तो सिचुएशन कुछ अलग है। ठीक है, देखते हैं। अब मेरे पास जो डाटा है उससे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो एक चीज तो मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे देखिए यूरिया है और आपको वाटर है और अल्फा वल्फा कुछ दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब कि कोई इसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केवी इनटू एम। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई।
अब यहाँ से अपने को क्या क्या मिल सकता है ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो डेल्टा टी भी आपको कितना दिया हुआ है 0.5, तो 0.5 इज इक्वल टू के भी आपको है आपके पास केल्विन केजी पर मोल, ठीक है, ये भी 0.5 है, ओके, इनटू एम, ठीक है। तो आपके जो मोलैलिटी है सॉल्यूशन की दैट इज इक्वल टू, बोलो कितना है, बोलो 1 मोलल है, 1 मोलल है ना, ये 1 मोलल आपका सॉल्यूशन की मोलैलिटी है, ठीक है। अब 1 मोलल अगर सॉल्यूशन की मोलैलिटी है तो 1 मोलल है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 केजी 1 मोल ऑफ यूरिया पर केजी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनली अगर सॉल्यूशन में देखा जाए तो यहाँ पे आपको डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है, और डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की, तो अपन यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल ही सकते हैं एटलीस्ट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख देता हूँ ताकि m से कंफ्यूजन ना हो। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन विल बी, बोलो, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट इज 1 इनटू 1.060, और ये 1 क्योंकि आपको लीटर में है तो इसको ml में अपन चेंज कर देते हैं इनटू 1000 करके, ठीक है। तो ये आपको हो गया वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1060 ग्राम, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1060 ग्राम, ठीक है। अच्छा, ओके, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया इतना, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, और कुछ दिया है, अच्छा हाँ, एक और चीज दिया है, बॉइलिंग पॉइंट इनिशियल दिया हुआ है सॉल्यूशन का 101.5, तो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट आपको सॉल्वेंट का पता है कितना, बोलो, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 101 डिग्री सेल्सियस, अच्छा, ओके, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ, ओके, अच्छा, अगर मैं, मेरे पास क्या दिया हुआ है, अगर मैं ये फॉर्मूला देखूं के बी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर इंटू एम डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच, ठीक है, तो इससे मुझे कोई फायदा मिल सकता है, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इज द सॉल्यूशन ऑफ इंक्रीजेस टू इफ द टेम्परेचर ऑफ, ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने सवाल को ही गलत ले लिया, ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से। सवाल क्या दिया हुआ, 1 लीटर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग डेंसिटी ऑफ 1.060 इज फाउंड टू हैव 0.5 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी, ठीक है, ओके। नाउ इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज टू कितना, बोलो 101.5 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है 101.5 डिग्री सेल्सियस, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर व्हिच मस्ट हैव गॉन इन वेपर स्टेट, मतलब कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है, आ रही बात समझिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 ही लेना है, लिखा क्या है, द इफ द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज टू 101.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 1 डिग्री जो है सो सॉल्यूशन का पहले होना चाहिए 100.5 और उससे बढ़ा के कर दिया गया है, बोलो 101.5, तो बेसिकली होगा क्या कि इनिशियल आपको जो आपको 100.5 पे जो आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा और कुछ सॉल्वेंट होगा, जब इसका टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो आपको जो सॉल्वेंट है वो और ज्यादा आपको, बोलो, ऊपर उड़ेगा, जिससे इसकी मोलैलिटी क्या हो जाएगी, बोलो, बढ़ जाएगी, मतलब बेसिकली सॉल्वेंट का अमाउंट घटेगा तो मोलैलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आरटीबी स्क्वायर अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए गए हैं, ठीक है, तो ये आपको क्या है, बोलो, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, अच्छा, यहाँ से एटलीस्ट मैं ये तो कर ही सकता हूँ, और कुछ नहीं दिया है,
1 into वेपर स्टेट गिवन केवी इज इतना और डेंसिटी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, ओके 1 लीटर सॉल्यूशन है, और इसको 1 liter of aqueous solution of urea having density is found to have delta T is equal to इतना, if temperature of the solution increases to 101.5 degrees Celsius, then calculate the amount of water which must have gone in vapor state up to this point, ठीक है ना। given kV is equal to 0.5 Kelvin kg पर, इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। अपन मोलैलिटी निकाल सकते हैं, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके और अपन वेट ऑफ सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सॉल्यूशन इज 1 मोलल, तो इससे अपन क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं। अच्छा ओके, अगर सॉल्यूशन 1 मोलल है और टोटल मास अगर आपको 1060 ग्राम है, तो सॉल्यूशन 1 मोलल का मतलब क्या होता है, 1 मोल सॉल्यूट पर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये होता है बेटा, ठीक है। तो अगर 1060 ग्राम आपको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, क्या बचता है बताओ, ठीक है। कि अगर मान लो कि 1 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है, ठीक है, मतलब पर 1 केजी, और टोटल मास आपको 1060 ग्राम है, मतलब कि तो एक ही सॉल्यूशन बचता है कि वेट ऑफ यूरिया कितना होगा बेटा, बोलो 60 ग्राम, और वेट ऑफ वाटर कितना होगा, बोलिए ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम, यही होगा ना, और तो कोई ऑप्शन ही है। ये समझ में आ रहा है, अरे बोलो, ये ठीक है ना, यहाँ कोई दिक्कत है। सर नहीं समझ में आया, एक और बात। बेटा देखो, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया, 1060 ग्राम, और बोला है कि मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1 मोलर। तो एक ही तरीका है ना 1 मोलर सॉल्यूशन 1060 ग्राम सॉल्यूशन के मास से बनाने का, कि आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट हो जाए कितना 1000 ग्राम, और सॉल्यूट कितना हो जाए 60 ग्राम, नहीं तो 1 मोलर कैसे बनेगा। समझ आ रहा है ना कि 1 मोलर का मतलब क्या होता है, बोलो, ठीक है ना, कि 1 मोलर का मतलब क्या होता है, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट पर 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट। अभी 60 ग्राम में 1 मोल को 60 ग्राम इसलिए मान लिया क्योंकि मोलर मास ऑफ यूरिया कितना होता है, 60 होता है ना, NH2CONH2 निकाल के देख लो, ठीक है। ये आपको कितना आएगा, बोलो 60 आएगा, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम है, बोलो। नो सर। ठीक है, अब अपने को और फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचना है, ठीक है। ये हो गया आपको, ठीक है। ठीक है, इनिशियल वाटर है 1000 ग्राम, ठीक है, और आपको यहाँ पे फाइनल वाटर अपन कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल तो चलो निकल गया, इफ टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब कि अगर फाइनल 101.5 अपन ने कर दिया इसका टेम्परेचर, ठीक है, ओके। तो ठीक है, एक काम करते हैं, डेल्टा टीवी एक बार और लगा देता हूँ, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इंटू, लेकिन केबी तो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, केबी तो, अच्छा केबी तो इंडिपेंडेंट है,
kV इंटू m, ये फाइनल मान लेते हैं। और यहाँ पे मैंने बोला कि सॉल्यूशन की जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है 101.5 कर दिया। ठीक है, तो सूरजीत तुम्हारा आंसर आया था भाई, कैसे आया था? सर जी सर। तुम आंसर भेजे थे, कैसे बनाए थे? सर वो नया टीवी सर, डेल्टा टीवी सर वो 1.5 हो जाएगा सर, मतलब 100 से 101.5 से डेल्टा टीवी 1.5 ले लिया था सर, तो उससे नया मोडालिटी निकल जाएगा अच्छा, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सही बोल सर। रहे और हो। वो ओके, एक सेकंड। मान लो जैसे ये 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, और अब इसकी अब अपन ने सॉल्यूशन बना लिया। तो सॉल्यूशन, ये बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 0.5 डिग्री सेल्सियस आपको क्या दिया हुआ है, बोलो? ये दिया हुआ है इसका बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब अपन ने इस टेम्परेचर को बढ़ा के, मतलब कि अपने ने टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन को कर दिया 10। अगर हम 100.5 पे देखें तो 100.5 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलैलिटी होगी सॉल्यूशन की, वो 1 मोलर, जो कंडीशन दिया हुआ है। अब अपन ने इसको बढ़ा के कर दिया 101.5 इसके टेम्परेचर को। ठीक है, बट हाँ, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का, मतलब कि सॉल्वेंट का, डेट इज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही रहेगा। तो इस केस में जो आपका केवी है, वो सॉरी डेल्टा टीवी जो है, तो वो चेंज होकर कितना हो गया 1.5। हाँ 1.5, और केवी की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5। 0.5 इंटू मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो वेट ऑफ सॉल्यूट तो चेंज होगा नहीं, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो 1 ही रहेगा, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट तो चेंज हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को हम यहाँ ले लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट would be equal to weight of solvent will be equal to 0.5 by 1.5 kg, है ना? ओके, तो ये इससे कट गया, तो दैट इज 1/3 kg या 1000 by 3 ग्राम। ठीक है, अच्छा इनिशियल वेट आपको कितना था इसका? इनिशियल वेट कितना था सॉल्वेंट का? सॉल्वेंट का इनिशियल वेट था 1000 ग्राम। ठीक है, तो 1000 ग्राम अगर इनिशियल है, तो चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर वेपोराइज्ड, अमाउंट ऑफ वाटर वेपोराइज्ड कितना हो गया बेटा? इनिशियल आपको कितना था, बोलो? 1000 ग्राम। फाइनली कितना हो गया 1000/3। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3000 माइनस 1000, दैट इज 2000/3, और ये कट गया इससे, तो ये आ जाएगा आपको 666.66 ग्राम। और यही आपका आंसर भी दिया हुआ। समझ में आया? एक्चुअली यहाँ पे जो ये बोला है कि सॉल्यूशन का जो 101.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया है, तो बेसिकली इससे होगा क्या, बोलो? कि जो मतलब कि जो सॉल्वेंट है वो और ज्यादा उड़ेगा, है ना? और सॉल्वेंट उड़ेगा तो आपको मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन घट जाएगी। तो अगर मेरे को उस टेम्परेचर पे अगर कोई बोले कि मोलैलिटी निकालो, तो मैं ये फॉर्मूला तो हमेशा लगा सकता हूँ ना, ये वाला फॉर्मूला, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवी इंटू एम। ये डेल्टा टीवी क्या, एलिवेशन इन, मतलब कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अभी अपन ने क्या किया, जो टेम्परेचर है उसको अपन ने बढ़ा के कितना कर दिया 101.5 डिग्री 101.5 डिग्री सेल्सियस कर दिया। इनिशियल कितना था 100। तो अब आपका जो डेल्टा टीवी है वो आ गया 1.5। तो यहाँ से अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल देंगे और ये निकाल देंगे। आंसर मैच कर रहा है, सही है। कोई दिक्कत किसी को भी, बोलो? समझ में आया सबको? बोलो बेटा, आ गया? आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं बेटा। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो एकदम बिल्कुल सेम है, डेरिवेशन भी सेम, एकदम सेम। सबसे पहले अपन देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच आप बोल सकते हो ऐसा, सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन। ठीक है, ओके, आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, या फिर आप दूसरे भाषा में ये भी बोल सकते हो
द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो, लिक्विड, तभी तो ये दोनों इक्विलिब्रियम पे रहेंगे ना। जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होगा, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो ये आपका कंटेनर, ठीक है, कंटेनर में आपको ये लिक्विड, ठीक है, और इसके साथ आपको क्या है, बोलो, इसी का सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा, यही क्या होता है, बोलो, इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? अरे बोलो। और ये कन्वर्जन कब नहीं होगा, जब इसका जो वेपर प्रेशर है, जो इसका जो वेपर प्रेशर है किसका, सॉलिड का, इसका जो प्रेशर है और लिक्विड का जो प्रेशर है वो दोनों क्या हो, बोलो, बराबर हो। समझ में आ रहा है? अरे बोलो हाँ कि ना। अरे ठीक है, बोलिए सर। यस सर। ठीक है, अब देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड बेसिकली होता क्या है। तो जैसे हम मान लेते हैं अपन वाटर लेते हैं, अपन वाटर लेते हैं, सॉलिड वाटर, ठीक है। तो सॉलिड वाटर को जब अपन, ये आइस है आपका, ठीक है, आइस है, ठीक है, अगर मैं सब्लिमेशन कराऊं, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, बोलो, सब्लिमेशन, ये आपको क्या, वाटर वेपर, वाटर वेपर, ये कंटेनर के अंदर हो रहा है H2O वेपर, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रेशर होता है, इसका जो प्रेशर होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रेशर ऑफ दिस वेपर H2O वेपर इज कॉल्ड व्हाट, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो, आइस या सॉलिड। कोई दिक्कत? समझ में आया? बेसिकली आप इसका लिए इक्विलिब्रियम पे लिख सकते हो ना, एट इक्विलिब्रियम क्या लिख सकते हो आप, आइस इज इन इक्विलिब्रियम विथ गैस, और ये प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन है, एट सब्लिमेशन, एट सब्लिमेशन, ठीक है। जब आइस की सब्लिमेशन कराएंगे तो आइस किसके साथ रहेगा, बोलो, गैप, वाटर गैस के साथ क्या रहेगा, बोलो, इक्विलिब्रियम पे। और यहाँ पे आप जो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, बोलो, कि के जो है इसका, जो के है वही इसका क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O के बराबर। अरे समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो। और यही इसका क्या है, वेपर प्रेशर। कोई दिक्कत? बोलिए। तो जो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉलिड होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के। इस टेम्परेचर को अपन क्या बोलते हैं, बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान दूं तो इसकी जो डेरिवेशन होती है वो सेम तरीके से होती है बेटा, सेम तरीके से होती है। देखो क्लास छोड़ना बंदर लोग शुरू कर दिया, अभी 2 निकले हैं, ठीक है ना। इसकी जो डेरिवेशन होती है वो सेम तरीके से होती है, ठीक है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेसिकली होता क्या है ना बेटा, कि आप देखो, जैसे कि मान लो कि आपका ये प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट है आपका, ये एक पर्टिकुलर लिक्विड है, और इसमें आप ये इसका एक जमने, जैसे मान लो ये वाटर है, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा कितना है, बोलो, अभी 0 डिग्री सेल्सियस। अब मान लो कि मैंने इसमें कुछ क्या किया, कुछ बाहर से कुछ सॉल्यूट डाल दिया। अब जब इसको आप इस टेम्परेचर पे लेके जाओगे तो ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? वाटर का एक डिफाइंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है ना, वो इसको फॉर्म करने की क्या करेगा, बोलो, कोशिश करेगा। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स, ये इसको ये करने के लिए बोलेंगे, बोलो, रोकेंगे इससे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये जो है सो इसको क्या करेंगे, बोलो, बोलो, रिस्ट्रिक्ट करेंगे फ्रीज होने से, ठीक है। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ये अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर को वाटर, बोलो, फॉर्म कर ले। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो किसी सॉल्वेंट में, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बोलो, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये इसको क्रिस्टल बनाने से रोकता है और उड़ने से भी रोकता है, दोनों चीजें करता है, ना जमने देता है ना उड़ने देता है। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि कभी भी अगर आप किसी सॉल्यूट सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो उसकी, बोलो, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगी, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, बोलो, सॉल्यूशन की बढ़ जाएगी। समझ में आया? अरे बोलो बेटा हाँ कि ना। तो मान लेते हैं, मान लेते हैं यस सर। कि एक सेकंड, ठीक है। तो मान लेते हैं सेम तरीके से चलेंगे, ठीक है, सेम तरीके से चलेंगे, ठीक है, कि ये आपका प्रेशर है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है, ठीक है, ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है। अब बेसिकली ये आपकी हो गई ग्राफ, ठीक है। ये आपका प्रेशर बढ़ने के साथ, पहले ये सॉलिड है लिक्विड, ठीक है, पहले सॉलिड है सब्सटेंस, और फिर ये टेम्परेचर प्रेशर बढ़ा तो ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो गया, बोलो, लिक्विड हो गया। ये आपका है, ये आपका है सॉलिड, और ये है आपका लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ठीक है। अब जैसे ही ये आपको बेसिकली कन्वर्जन है किसका, सॉलिड टू लिक्विड।
अब जैसे ही आप मान लो कि आप क्या करोगे, बोलो इसमें कोई सॉल्यूट डाल दोगे तो इसकी फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगी, बोलो घट जाएगी। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्यूट डाल दोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको हो गया सॉल्यूशन 1 और ये आपको हो गया क्या, सॉल्यूशन 2, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। आपको ये स्ट्रेट लाइन मान के चलना है, पहले ही आप देख चुके हो लास्ट वाला में, ये हो गया ई, ये ले लो डी, ठीक है। ओके, समझ आ रहा है सबको? अरे बोलिए। अरे बेटा सेम टेम्परेचर पे, Yes, sir. सेम टेम्परेचर पे अगर आप ध्यान दो इस ग्राफ में बेसिकली क्या है कि जैसे मान लो कि ये प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है, ये प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। ये सॉल्यूशन 1 है, सॉल्यूशन लेफ्ट से ये 2 है, ठीक है। तो अब प्योर सॉल्वेंट है तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसका प्रेशर ये इतना है, ठीक है। जब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि ये इसका वेपर प्रेशर, ठीक है। अब जैसे ही आपने क्या किया, इसके अंदर सॉल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया बेटा, बोलो घट गया। अरे समझ में आ रहा है? वेपर प्रेशर क्या हो गया, बोलो घट गया। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और सॉल्यूट डाल दोगे तो वेपर प्रेशर उसी टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, और कम हो जाएगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं जा रही है? सबको आ रही है समझ में? सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर घटेगा ना बेटा, तो पहले इतना है, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। और यही तो पॉइंट है ना कन्वर्जन का। ये बेसिकली ऐसे जा रहा है, ये पहला बार में ऐसे गया, फिर अभी ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत किसी को, बोलिए। नो सर। प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं है। No, नाउ अगर मैं ये ट्रायंगल को ले लेता हूँ, दो ट्रायंगल ले लेता हूँ सिमिलैरिटी से, टेकिंग ट्रायंगल ACD, ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE, लिख सकता हूं मैं, बोलो लिख सकता हूं ना, बोलो। तो यहां से क्या आ जाएगा आपको, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से अपना आ जाएगा, ये हो गया आपको AB इज AB बाई AC इज इक्वल टू, इसको आप स्ट्रेट लाइन मान लो, ठीक है। तो AB बाई AC ले लो और यहाँ ले लो आप DEDC बाई EB, ठीक है। AB बाई AC लिया है ना, तो AB छोटा वाला था तो आप ले लो इसको, छोटा वाला था तो इसको ले लो BE बाई CD, ठीक है। तो AB बेसिकली क्या है, डेल्टा P1, सॉरी बेसिकली AB क्या है आपको, डेल्टा P1 है ना, प्रेशर में चेंज है ना, यहाँ से P1 से P2। उसी तरह AC क्या है बेटा, डेल्टा P2, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट BE क्या है बेटा, बोलो डेल्टा T1, और BC क्या है, CD क्या है बेटा, डेल्टा T2। तो यहां से अपना क्या आ जाता है अगेन, बोलो डेल्टा P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसे लास्ट टाइम किया था अपन, yes, ठीक है। और फिर यहां से अपन आगे बढ़ेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताओ, सेम तरीके से हम क्या लिख सकते हैं जैसे लास्ट टाइम लिखा था अपन ने। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू, बोलो KF इंटू मोलैलिटी, सेम तरीके से। कोई दिक्कत, जैसे लास्ट टाइम डेरिवेशन किया था सेम तरीके से लिख सकते हैं। अरे बोलो, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर डिसोसिएशन होगा, ठीक है, इफ आई इन्वॉल्व्स, अगर आपका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, ठीक है, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बोलो। अब ये डेल्टा P से डेल्टा TF इज इक्वल टू ये कैसे आया, ये आप अपना देखना, लास्ट वाला जो डेरिवेशन कराया था कॉपी में वो देखना कैसे आया। सेम चीज बार बार कराएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ, KF इंटू मोलैलिटी इंटू आई, है ना। KF की बात करो तो सेम KB वाला फॉर्मूला होता है, कोई चेंज नहीं होता बेटा, सेम KB वाला फॉर्मूला होता है, जैसे वो होता था RTB स्क्वायर इंटू M बाई, बोलो 1000 इंटू डेल्टा H। यहाँ भी सेम हो जाएगा RTF स्क्वायर इंटू इंटू M बाई 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन, ठीक है। वहां वेपोराइजेशन था, यहाँ डेल्टा H फ्यूजन। या फिर इसको आप लिख सकते हो RTF स्क्वायर इंटू RTF स्क्वायर बाई 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, वेयर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डेल्टा H बाई M। कोई प्रॉब्लम है किसी को, बाकी सब सेम चलेगा, ठीक। अरे ठीक है,
यूनिट वगैरह भी क्या होगा, बोलो सेम ही Yes, होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज, सारा चीज सेम, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये चीज ध्यान रखना कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में अपन ऑस्मोटिक प्रेशर खत्म कर देंगे, छोटा सा है 10 मिनट का। ठीक है, आज सवाल कराने लगे तो समय लग गया। ठीक है, और अपन इसके साथ कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अरे ठीक है ना। सर सर केमिकल क्या बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो। सर केमिकल काइनेटिक्स तो वो भी करवाएंगे ना। क्या? तो भी सर पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नहीं, केमिकल काइनेटिक्स श्वेता मैम करवा देंगे सॉलिड स्टेट के बाद। सॉलिड स्टेट में कितना जी बचा सर। हुआ है। क्रिस्टल डिफेक्ट बचा हुआ है ना बस, और कुछ बचा है। वाइड वगैरह हो गया है, वाइड और ये सब क्या नाम है, जो जी वाइड की सर। साइज वगैरह जो होती है, ये सर सब हो गया। प्रॉपर्टीज से बची हुई है। प्रॉपर्टीज बची हुई है। ओके, क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी हो चुका है। अच्छा, वाइड की प्रॉपर्टी बची हुई है। नहीं ओके, सर, तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स मतलब और थोड़ा मतलब वो डिफेक्ट में है थोड़ा और इसमें थोड़ा डिफेक्ट ये में। पूरा मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पूरा है वो दोनों। ओके ठीक है, ठीक है, ये कर लो, फिर डाउट ले लेंगे सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन दोनों का। ठीक है, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए बेटा यहीं खत्म करते हैं। सर हाँ बोलो। सर एक बार वो ग्राफ दिखा देंगे। देखो, चलिए जा सकते हैं। आप लोगों का होमवर्क ये है कि पूरा जी मॉड्यूल सर। कंप्लीट करके आइएगा, जो भी आप लोगों को बताया गया है कि जेई वाले क्या करेंगे, नीट वाले क्या करेंगे, जेई वाले लेवल 1 और लेवल 3 सॉरी और पीवाईक्यू, और नीट वाले फंडामेंटल एंड पीवाईक्यू, ये करके आएंगे। ठीक है, इसका डिस्कशन होगा। और दूसरी चीज ये भी है, जितना ये बोला गया पहले वो खत्म करो, उसके बाद जो करना है करते रहना। ठीक है, और सेकंड क्लास के लिए आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्लीज पहले से पढ़ के आइएगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा सा ज्यादा मजेदार टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स से, इसलिए केमिकल काइनेटिक्स भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा इजियर साइड में आता है। ठीक है, चलो तो क्लास खत्म करें। किसी को डाउट वाउट है पूछ लो, फिर मैं खत्म करता हूँ क्लास। नहीं है ना। सर थोड़ा ऊपर ले सकते हैं सर स्टार्टिंग वाला। कहाँ है स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्टार्ट होता है सर केबी वाला तो स्टेटमेंट लिख रहा था। केबी वाला और ऊपर जी यहाँ पे यस यस ये नहीं लिखे थे क्या। थोड़ा सा नीचे नीचे ये यस सर। हेलो अल्किन और हेलो अरीन आ रहा है एग्जाम में, कब आ रहा है एग्जाम, कब है चिन्मय स्कूल का। सर स्कूल का सर पता नहीं मैं अटेंड नहीं करता। सर 24th को। 24th को। क्या टॉपिक्स क्या क्या है। सर हेलो alkanes and haloarenes and ether phenol and alcohol. ओके, देखो एक चीज है ना कि अगर देखो स्कूल के हिसाब से भी चलेंगे ना, तो 11 12th में खासकर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, है ना, क्योंकि
जो स्कूल का जो फ्लो होता है वो अलग होता है, उनका कोई है नहीं कि वो 2-3 क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे उनका कोई उस टाइप का नहीं होता है, उनको सीबीएसई पढ़ाना होता है। अगर उस पैटर्न पे अपन चलेंगे तो फिर इधर का हम चीजों को मिस कर देंगे, है ना। तो वो मतलब मुश्किल है यार, मतलब नहीं हो पाएगा। अभी मैं सोचो कि चलो ठीक है, मैं हेलो एल्केन पढ़ा दूंगा, लेकिन अगर मैं मैकेनिज्म नहीं पढ़ाऊंगा तो फिर वो समझ नहीं आएगा, तो फिर फायदा ही क्या है। तो उसके लिए मैकेनिज्म पढ़ाना पड़ेगा, मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा तो फिर वो उसमें 15 क्लास लगेगा, 13 क्लास लगेगा। अब उसको 13 क्लास पढ़ाऊंगा तो फिर उसके बाद हेलो एल्केन पढ़ाना शुरू करूंगा। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। फिर आप लोगों में से बहुत बच्चों का डिमांड है कि जीओसी में रेजोनेंस वगैरह करवा दो फिर से, तो फिर उस चक्कर में क्या होगा ना कि फिर गड़बड़ हो जाएगी चीजें, है ना। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि कोई भी चीज मैं बीच से उठाऊं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि बस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं खत्म करना, सिखाना है आपको। तो मैं बोलूंगा कि आप लोग जो भी स्कूल के एग्जाम्स हो रहे हैं ना, आपके जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं, तो आप लोग प्लीज मतलब केमिस्ट्री वाइज मैं बोलूंगा, बाकी का मुझे नहीं पता, ठीक है। केमिस्ट्री वाइज आप लोग प्लीज खुद से ही कंप्लीट करने का सोचिए, कि खुद से आप एनसीईआरटी को उठाइए। आप लोग को वैसे भी क्वेश्चन भी मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि खुद से ही कर ले स्कूल वाला, तो बेटर रहेगा, मतलब कि आपके लिए और मेरे लिए भी, है ना। चीजें सीक्वेंस में चलेगी, ठीक है। तो फिर ठीक है, और कोई डाउट है किसी को? चलो ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास। दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.